हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था, व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डिस्क्राइब द वेरियस एविडेंस इन फेवर ऑफ इट। हमने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में कल डिस्कस किया था। कल हमने यानी जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन के बाद एविडेंसेस में हमने कल बात की थी एविडेंसेस इज फ्रॉम टेक्सोनॉमी, यानी टेक्सोनॉमी से कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं जो कि एवोल्यूशन को, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करते हैं एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बेस पर कौन कौन से एविडेंस हैं जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस इस बात से निकलता है कि सभी जीवित प्राणियों में केमिकल स्ट्रक्चर तथा फंक्शन तथा उनका बायोकेमिकल कंपोजिशन एवं फिजियोलॉजी एक्टिविटी समान है। मतलब जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, अगर हम उनके बायोकेमिकल नेचर को बात करें, उनकी फिजियोलॉजी की एक्टिविटी के बारे में बात करें, तो वो लगभग एक जैसी ही दिखती हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो उनके अंदर भी बायोकेमिकल्स में आपका प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये देखने को मिलता है। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में हम जैसे ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। प्लांट्स हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस एनिमल्स में भी मिलती है और प्लांट्स में मिलती है। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन, ये सब जो प्रोसेस हैं दोनों ही एनिमल्स के अंदर तथा प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। सभी जीवित प्राणियों का केमिकल कंपोजिशन 4 मुख्य केमिकल एलिमेंट्स यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन तक सीमित है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन किसी न किसी रूप में बॉडी के अंदर या बॉडी इन्हीं के द्वारा परफोरेटेड होती है। यही सब मिलकर 3 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन बनाते हैं। ये सभी वाटर में सस्पेंडेड होकर प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटोप्लाज्म ऑर्गेनाइज्ड होकर सेल्स में इकट्ठा हो जाता है। सभी जीवित प्राणियों में तथा पादपों में सेल्स को ही बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के आवश्यक कंपोनेंट हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स का ही केमिकल कंपोजिशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कांस्टेंट होता है। ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स के बने होते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी सभी लिविंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी के अंदर विद्यमान हैं, सभी के अंदर प्रेजेंट हैं, सभी में मिलते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं किसके बने होते हैं? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जो कि एक केमिकल कंपाउंड्स है। न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है, जो शुगर, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन बेसिस से बनती है। चाहे कितना भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन इनका फंडामेंटल कंपोजिशन सेम रहता है, जो एक कॉमन एंसेस्ट्री का संकेत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। एंजाइम एंड हॉर्मोन्स की बात करें तो चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हों,
सभी में एंजाइम तथा हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, बनते रहते हैं। सभी एनिमल्स में एंजाइम का केमिकल नेचर एंड फंक्शन सेम होते हैं। उदाहरणार्थ, सभी में प्रोटेज एंजाइम्स द्वारा प्रोटीन का, लाइपेज एंजाइम द्वारा लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट द्वारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। इसी प्रकार से सभी वर्टिब्रेट में हॉर्मोन्स केमिकली व फंक्शनली सिमिलर होते हैं। उदाहरण हेतु सभी में थायरोक्सिन हार्मोन ग्रोथ व डेवलपमेंट हेतु रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। यदि हम ह्यूमन थायरोक्सिन को फ्रॉग टेडपोल्स में इंट्रोड्यूस करें तो उसमें मेटामॉर्फोसिस की रेट काफ़ी बढ़ जाती है, अर्थात वही प्रभाव पड़ता है जो मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, अगर हम उसको फ्रॉग के जो टेडपोल्स होते हैं, लार्वी होते हैं, उनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन जो कायांतरण है या मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस जो है, मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्टली हो जाएगी, जो कि मनुष्य के शरीर पर जैसी दिखेगी। नेक्स्ट, कंपैरेटिव सेरोलॉजी। बॉडी फ्लूइड तथा टिश्यू फ्लूइड में ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप शो करने हेतु इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्लड रिलेशनशिप होती है, जिसके द्वारा अनेकों टेक्सोनोमिक प्रॉपर्टी का समाधान निकल जा सकता है। डॉक्टर जॉर्ज एच न्यूटेल ने पहली बार प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज किया, यूज करके विभिन्न ऑर्गेनिज्म के बीच इंटर रिलेशनशिप के विषय में बताया था। इसी के माध्यम से यह स्पष्ट हो सका कि आज का आधुनिक मानव मंकीज व एपिस से काफ़ी क्लोज है। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन मेथड, यानी प्रेसिपिटेशन मेथड की बात करें तो इसमें सबसे पहले मनुष्य के फ्रेश ब्लड को निकालकर क्लॉट बनाने हेतु एक डिश में रख देते हैं। बाद में इसका सीरम कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इस सीरम की थोड़ी थोड़ी मात्रा एक एक दो दिन के अंतराल से रैबिट के ब्लड वेसल्स में इंट्रोजेक्ट करते हैं। इसके फलस्वरूप रैबिट के ब्लड में मनुष्य के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ निश्चित खुराक के बाद रैबिट को कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब इसके बॉडी से ब्लीडिंग कराई जाती है। जब ब्लीडिंग कराई जाती है, जब ब्लड निकल जाता है तो उसे एकत्र करके उसका भी क्लॉट बनाया जाता है। जब इस सीरम को कलेक्ट करते हैं तो यह एंटी ह्यूमन सीरम होता है। जब इस एंटी ह्यूमन सीरम को अन्य एनिमल्स की बॉडी में ऐड करके क्लॉटिंग की डिग्री देखी जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि क्लॉटिंग क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे रिलेशन कम होती है वैसे वैसे क्लॉटिंग भी रिड्यूस होती जाती है। जब एंटी ह्यूमन सीरम को एक डॉग या कैट के ब्लड के साथ मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेशन नहीं आती, परंतु जब इसे किसी मंकीज या एप्स के साथ मिक्स किया जाता है तो प्रेसिपिटेशन बहुत अधिक फ्रिक्वेंट होती है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य की रिलेशनशिप मंकीज व एप्स से होती है। इससे भी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के साथ साथ रिएक्शन लाइट, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकी के साथ रिएक्शन फेंट होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य ओल्ड वर्ल्ड मंकी के काफ़ी क्लोज है, न कि न्यू वर्ल्ड मंकी के। इसी प्रकार से इस रिएक्शन द्वारा कई अन्य एनिमल्स के रिलेशनशिप की जानकारी मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एविडेंस एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है उसके साथ क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म को एक
दम से देखने पर अनेकों डिफरेंस दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इन सभी में बहुत सी सिमिलरिटीज कॉमन है। जैसे सभी ऑर्गेनिज्म के शरीर सेल से बनते हैं, यानी हम एक जानवर यानी किसी डॉग को देखें और किसी ह्यूमंस को देखें तो हम उसके कैरेक्टर को देख के बता देंगे कि ये डिफरेंट है। लेकिन हम उसके इंटरनल सिस्टम की बात करें, क्योंकि ह्यूमंस की भी बॉडी सेल से निर्मित है और जो डॉग है उसकी भी बॉडी किससे निर्मित है, सेल्स के द्वारा निर्मित है। तो इसमें क्या होगा, जो सेल्स से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, वही प्रोसेस सेम अदर एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, बफेलोज जो भी हैं उनमें होती है। तो एकदम हमने बाहर से देखा तो एक डिफरेंट लगा, लेकिन इंटरनली हम उसको देखेंगे क्योंकि सेल्स ह्यूमंस में भी है, सेल्स आपके एनिमल्स में भी है, तो उससे उसकी समानता की पुष्टि होती है। तथा सेल्स प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे कितने ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, लेकिन उनका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम है। कंपैरेटिव एनाटॉमी के अध्ययन को टेक्टोलॉजी कहा जाता है। इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कंपैरेटिव एनाटॉमी की अगर हम स्टडी की बात करें तो जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी की ब्रांच है तो वो टेक्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। टेक्टोलॉजी में ही हम जितने भी एनाटॉमिकल स्टडी होती हैं, सेक्शंस कटिंग होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसके आगे के पार्ट यानी जो इसके निम्न भाग थे उसको हम कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।